आज हम आप लोगों के बीच में आए हैं 11th की शुरुआत करने जा रहे हैं 11th फिजिक्स का। हम आपको फिजिक्स में सबसे पहले हम बताएंगे फिजिक्स को समझने के लिए हमें चाहिए दो चीज़। सबसे पहला तो कॉन्सेप्ट जो फिजिक्स के हर टॉपिक में आपको लेना पड़ता है, मिलता है, और साथ ही उस कॉन्सेप्ट की हेल्प से जब आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करोगे तो वहाँ पे एक दूसरा चीज़ जो आपको ज़रूरत पड़ेगी वो होगी मैथ्स। मैथ्स का वो सारे के सारे फार्मूला जिसके बिना आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं, उसको आज हम लोग चर्चा करेंगे और देखेंगे कि मैथ्स का कौन कौन सा ऐसा पार्ट्स है जो हमें जानना ज़रूरी है, जिसका बेसिक ज्ञान हमारे पास होना चाहिए, तब जाकर के ही हम फिजिक्स बहुत बेहतर कर सकते हैं। उसको आज हम लोग समझते हैं। सामने आप देख रहे होंगे ये आपका मैथ्स का हमने क्या किया, एक अप्रोच तैयार किया है जो कि मैथमेटिकल टूल्स के नाम से, जो फिजिक्स को समझने में आपको हेल्प करेगा। तो आइए समझते हैं हम लोग मैथमेटिकल टूल्स फॉर फिजिक्स। देखिए, मैथमेटिकल टूल्स फॉर फिजिक्स में का जो सिलेबस हमने बनाया है वो सिलेबस कुछ इस प्रकार से है कि पहले हम आपको ट्रिग्नोमेट्री और उसके बेसिक के बारे में आपको बताएंगे, फिर अलजेब्रा के कुछ टॉपिक्स जैसे बायनोमियल थ्योरम क्या होती है, इसके अंतर्गत कौन कौन से फॉर्मूला है जो आपको फिजिक्स में यूज़ करना होगा, डिटर्मिनेंट, फिर लॉगरिथमिक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन जो आप जानते होंगे एपी जो आप 10th क्लास में पढ़े होंगे उसी का थोड़ा सा भास्ट रूप जीपी भी हम आपको बताएंगे, एचपी के बारे में भी बताएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वही जिसमें आप एक्स का वैल्यू फाइंड करना सीखे थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जहाँ पे एक्स का पावर 2 वाला क्वेश्चन पढ़े थे आप, वहाँ पे एक्स का वैल्यू आप निकाले थे, उसमें जो जो फॉर्मूला आप यूज़ किए थे वो सारी की सारी बातें पढ़ाएंगे। आपके लिए लॉग एक नया टॉपिक होगा, डिटर्मिनेंट एक नया टॉपिक होगा और बायनोमियल थ्योरम एक नया टॉपिक होगा जो आप अलजेब्रा में पढ़ोगे। फिर आप आएंगे और सबसे इम्पोर्टेंट जो आपका टॉपिक है जिसको बेस मान करके ही फिजिक्स सॉल्व किया गया, फिजिक्स तैयार किया गया है पूरा, वो हमारा कैलकुलस है। और कैलकुलस में 3 ब्रांच हम लोग पढ़ेंगे, लिमिट्स के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन और उनके इंटीग्रेशन। साथ ही इस लिमिट्स, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को यूज़ करके फिजिक्स के न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व किया जाता है उस पर हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे। उसके बाद हम ग्राफ्स की चर्चा करेंगे। ग्राफ्स मोस्ट क्रूशियल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ग्राफ। बिना ग्राफ के फिजिक्स को समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कई ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको आप ऐसे नॉर्मली सॉल्व करोगे तो बहुत वक्त लग जाएगा आपको, लेकिन विद द हेल्प ऑफ ग्राफ आप आसानी से कर सकते हो। उसके लिए ग्राफ जानना बहुत ज़रूरी है। 6 वेक्टर्स भी आपके लिए बहुत मायने रखेगा, क्योंकि फिजिक्स कहता है कि हमारे पास 2 प्रकार का क्वांटिटी होता है। एक वो क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है, डायरेक्शन नहीं होती है, लेकिन कुछ ऐसे भी क्वांटिटी होते हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। तो वैसे सारे के सारे क्वांटिटी जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है, उन सभी क्वांटिटीज़ को समझने में हेल्प हमें करेगा वेक्टर्स। इसीलिए वेक्टर्स का ज्ञान हमारे पास होना ज़रूरी है। और लास्ट में हम आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो आप पहले से पढ़ चुके हैं, डिस्टेंस फार्मूला, डिवीज़न फार्मूला, सारे के सारे फार्मूलाज फिर से हम थोड़ी सी चर्चा कर देंगे, ताकि फार्मूला का एक लिस्ट आपके पास पहुँच जाए और वो आगे जब आप फिजिक्स पढ़ो, फिजिक्स में जब आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करो और इस तरह की चीज़ों को लगाने की अगर आपको ज़रूरत पड़े, यूज़ करने की ज़रूरत पड़े, तो आप इधर उधर भटको नहीं, आपको खोजना ना पड़े, सारे के सारे चीज़ आपको एक जगह पे मिल जाए। साथ ही ध्यान रखिएगा इस बात का कि बिना मैथमेटिकल टूल्स के आप कुछ भी चीज़ बेहतर तरीके से नहीं समझ सकते। इसीलिए मैथमेटिकल टूल्स को आप हल्के में ना लें, इसको सीरियसली तैयारी करें। चूँकि आप लोग अभी 11th 10th क्लास से निकल करके आप 11th में जा रहे हो, तो मैथमेटिकल टूल्स की आप विशेष ध्यान दिया करो। और बच्चे, हम लोग देखते हैं ट्रिगोनोमेट्री क्या कहता है वो। हम पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है त्रिकोणमिति। इसके भी कई छोटे छोटे सब टॉपिक बना करके हम लोग पढ़ेंगे। कौन कौन से टर्म ऐसे हैं जिनको जानना हमारे लिए ज़रूरी है, उन सब चीज़ को पहले हम लोग बेस्ड मान करके तब जा करके आगे स्टडी करेंगे। प्रिंस इधर आ जाओ। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं त्रिकोणमेट्री। आप 10th क्लास में पढ़े होंगे, ट्राई का मतलब होता है 3, गॉन का मतलब होता है एंगल, और फिर मैट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। मतलब ट्रिगोनोमेट्री
वो सब्जेक्ट होगा, वो टॉपिक होगा मैथ्स का, जहाँ पे हम लोग ऐसे फिगर्स का स्टडी करेंगे जिस फिगर के अंतर्गत 3 एंगल हो। 3 एंगल वाला जो फिगर होगा उसको जनरली हम लोग क्या कहते हैं, ट्रायंगल कहते हैं। यानी कि इसके अंतर्गत हम लोग ट्रायंगल और उसके प्रॉपर्टीज़ का स्टडी करने वाले हैं। किसके अंतर्गत? ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत। इसमें भी हम किसका स्टडी करेंगे? सबसे पहले एंगल का। क्यों? क्योंकि हम एंगल 3 एंगल से मिल करके जो फिगर बनेगा उसका स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले तो ये पता चल जाए कि एंगल क्या चीज़ होती है। जब तक एंगल हमको नहीं पता होगा, एंगल कैसे बनता है, इस एंगल के रिगार्डिंग जो कॉन्सेप्ट है उनको जब तक हम लोग देखेंगे नहीं, तब तक हम त्रिकोणमिति को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हैं। तो चलिए बच्चे, हम लोग सबसे पहले शुरुआत करते हैं एंगल क्या होती है। देखो एंगल, देखो बच्चे, जो एंगल होती है ये बनता कैसे है उसको पहले देख लेते हैं। जनरली अगर कोई एक पॉइंट हम लोग ले ले और उस पॉइंट से हम एक रे खींच लें, ये अपना एक रे हो गया। इस रे को आप इनिशियल रे कह सकते हैं, आप इसको इनिशियल रे कहिए, ठीक है। इस इनिशियल रे को हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा रोटेट करते हैं। क्या कर रहे हैं? थोड़ा सा रोटेट कर रहे हैं। जब इस इनिशियल रे को हम लोग रोटेट करके आगे की तरफ लेके जाएंगे, तो उस स्थिति में हम लोग जैसे ही रोटेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा कि रे तो यही है, लेकिन इसका ये इनिशियल पोजीशन था। क्या था? इनिशियल रे, या फिर इनिशियल पोजीशन इसको कह सकते हैं। इस रे का इनिशियल पोजीशन है ये, और ये रे रोटेट होकर के यहाँ पे आया, तो ये हमारा फाइनल रे हो गया, फाइनल रे। अब इस इनिशियल रे और इस फाइनल रे के बीच में कुछ गैप आप देख पा रहे होंगे। इनिशियल रे और इस फाइनल रे के बीच में कुछ गैप देख पा रहे हो। ये जो आप गैप देख पा रहे हैं, ये अमाउंट ऑफ रोटेशन है। क्या है? अमाउंट ऑफ रोटेशन, रोटेशन की मात्रा की कितना रोटेट किया है ये। तो ये जो अमाउंट ऑफ रोटेशन आप देख पा रहे हो, अमाउंट ऑफ रोटेशन, अमाउंट ऑफ रोटेशन ऑफ अ रे, ये जो अमाउंट ऑफ रोटेशन आपने देखा, इसी अमाउंट ऑफ रोटेशन को हम लोग क्या कहेंगे? एंगल कहेंगे। मतलब कोई एक रे अगर किसी एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक पहुंचता है, तो एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक जाते वक्त जो वो जिस अमाउंट में रोटेट करता है, वो जिस अमाउंट में रोटेट करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग एंगल कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं। तो ये हमारा इनिशियल रे हो गया और ये हमारा फाइनल रे हो गया। तो इनिशियल रे और फाइनल रे के बीच का जो गैप आप देख रहे हैं, इसको हम लोग कहेंगे अमाउंट ऑफ रोटेशन ऑफ रे, और इसका नाम क्या देंगे? एंगल देंगे। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि एंगल क्या होता है। सिंपल सा भाषा, सिंपल सा लैंग्वेज आप बोल सकते हैं। इनिशियल रे और फाइनल रे के बीच में जो रोटेशन होता है उसके अमाउंट को ही हम लोग क्या कहेंगे? एंगल कहेंगे। अब यहाँ पे ये जो एंगल है ना, ये एंगल बारे 2 प्रकार का होगा अपने पास। एक होगा पॉजिटिव एंगल और दूसरा होगा नेगेटिव एंगल। ध्यान रखेंगे, एक को हम लोग कहेंगे पॉजिटिव एंगल और दूसरे को कहेंगे नेगेटिव एंगल। अब ये पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल बनता कैसे? तो वो बनता है इनके रोटेशन के डायरेक्शन को लेकर के। कैसे? तो देखिए, आपका ये इनिशियल रे, अब ये इनिशियल रे का रोटेशन हम ऐसे भी कर सकते हैं और इसका रोटेशन हम ऐसे भी कर सकते हैं। ध्यान दें, अगर ये रोटेट होकर के इधर आया या फिर रोटेट होकर के इधर गया, तो ये जो रोटेशन है, इस रोटेशन को हम लोग कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, इसको हम लोग कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज। और ये जो रोटेशन है, इसको हम लोग कहते हैं क्लॉकवाइज। ध्यान दें, इसको हम लोग कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज और ये रोटेशन जो है अपना, ये क्लॉकवाइज कहलाएगा। ये जो एंटी क्लॉकवाइज जब हम लोग रोटेट करते हैं, तब ये हमारा पॉजिटिव एंगल बनाता है। ध्यान रखें, एंटी क्लॉकवाइज जब कभी भी चलेगा तो पॉजिटिव एंगल बनाएगा, और जब कोई रोटेशन हमारा क्लॉकवाइज होगा तो हमारा नेगेटिव एंगल का फॉर्मेशन होगा। समझ रहे हैं बच्चे? जब कभी भी रोटेशन होती है किसी रे का इनिशियल से फाइनल पोजीशन पे, तो इसके अमाउंट को हम लोग एंगल कहते हैं। एंगल 2 प्रकार का होगा, पॉजिटिव एंगल, नेगेटिव एंगल। पॉजिटिव एंगल कहने का मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम लोग कहते हैं पॉजिटिव एंगल, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन को कहते हैं नेगेटिव एंगल। ये क्लॉकवाइज, क्लॉक तो समझे होंगे, क्लॉक का मतलब तो घड़ी होती है ना। तो घड़ी का जो डायरेक्शन होता है उनकी सुई का, उसको जो डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में घड़ी की सुई मूव करती है उसको क्लॉकवाइज कहते हैं, और उसके अपोजिट वाले को हम लोग एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। तो आपको याद रहेगा कि एंटी क्लॉकवाइज मतलब पॉजिटिव एंगल और क्लॉकवाइज मतलब नेगेटिव एंगल। सही है। अब क्वेश्चन उठता है कि अगर कोई रे
अगर कोई रे किसी एक पॉइंट पे रोटेशन करते हुए, मान लीजिए ये यहाँ से रोटेट करते हुए फिर से अपने इसी पोजीशन पे आ जाए, उस स्थिति में टोटल जो एंगल फॉर्म होता है उसको हम लोग कहते हैं 360 डिग्री। मतलब कोई एक रे इनिशियल पोजीशन से चल करके रोटेट करते हुए फिर से उसी पोजीशन पे आ जाए, तो फिर टोटल एंगल जो फॉर्म होती है वो हमारा 360 होता है। कितना एंगल फॉर्म होती है बोले? 360 डिग्री। अगर ये 2 बार रोटेट करेगा तो दूसरा बार भी अगर रोटेट करा तो 2 इंटू 360 होगा। अगर ये आपका तीसरा बार रोटेट करेगा तो ये हमारा क्या होगा? 3 इंटू 360। मतलब कोई भी रे अगर 3 बार रोटेट किया तो 3 इंटू 60 डिग्री। अगर ये रोटेशन हमारा n टाइम्स हो, समझिएगा, अगर ये रोटेशन हमारा n टाइम्स हो, 1 बार 2 बार 3 बार ऐसे अगर n टाइम्स अगर ये रोटेट करे तो नेट एंगल जो हमारा होगा वो होगा n इंटू 360। सही है। तो जनरली ट्रिगोनोमेट्री के लिए हम लोग क्या करते हैं, ट्रिगोनोमेट्री का जो एंगल फॉर्म होता है उसके लिए हम लोग जजमेंट जो दिखाते हैं ट्रिगोनोमेट्री एंगल का, ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल, उसको हम लोग सिंबॉलिकली ऐसे लिखते हैं, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री में जो एंगल बनती है वो सिर्फ और सिर्फ एक रोटेशन से नहीं बनती है। ये आपका कोई किसी भी तरीके से हो सकती है, मतलब कितना बार भी ये रोटेट कर सकता है। ये 360 तक ही नहीं रहता। जब आप ज्योमेट्री में एंगल पढ़ते थे तो अब तक 360 के तक ही पढ़े हुए थे, उससे ऊपर नहीं जाते थे। लेकिन यहाँ पर जब हम एंगल पढ़ेंगे तो वो 360 से ऊपर आप कितना भी जा सकते हो। और जब वो घूमेगा तो जैसे जैसे घूमेगा वैसे वैसे एंगल आपका बढ़ेगा। उस स्थिति में ट्रिगोनोमेट्रिकल एंगल को हम लोग ऐसे दिखाते हैं n इंटू 360 और प्लस अल्फा। अगर ऐसा कुछ लिखते हैं तो ये ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल हमारा बन जाता है। तो उम्मीद करते हैं एंगल के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी आपको जरूर मिला होगा। अमाउंट ऑफ रोटेशन एंगल कहलाता है। ये 2 प्रकार का होता है, पॉजिटिव एंगल, नेगेटिव एंगल। एंटी क्लॉकवाइज मतलब पॉजिटिव, क्लॉकवाइज मतलब नेगेटिव। उसके बाद ये जितना बार रोटेट करेगा उतना 360 आपका बढ़ते जाएगा। 1 रोटेशन मतलब 360 का एंगल बनता है। अगर n रोटेशन करे तो n इंटू 360। इसीलिए ट्रिगोनोमेट्रिकल एंगल को कैसे दर्शाएंगे? n इंटू 360 प्लस अल्फा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। ये एंगल का बेसिक बातें हुआ। अब थोड़ा सा एंगल में हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, एंगल का जो मेजरमेंट हम लोग करेंगे बोरे, वो 2 प्रकार के सिस्टम में करेंगे। हालांकि होता तो 3 प्रकार से होता, लेकिन एक जो है ग्रेड सिस्टम अब नहीं रहा। अब आप 2 सिस्टम में को मेज़र करोगे। सिस्टम ऑफ एंगल जो होगी अब हम लोग के बीच में 2 होगा। बुक में भी आपको 2 ही प्रकार का मिलेगा। सिस्टम ऑफ एंगल वो आपको यहाँ पे 2 मिलेगा, 2 सिस्टम। एक होगा डिग्री सिस्टम और दूसरा होगा सर्कुलर सिस्टम, जिसको रेडियन सिस्टम भी कहते हैं। सर्कुलर या रेडियन सिस्टम, सर्कुलर या रेडियन सिस्टम। देखिए, डिग्री सिस्टम क्या होती है? जब हम किसी चीज़ को डिग्री में डिनोट करते हैं तो वो हमारा डिग्री सिस्टम कहलाता है। ध्यान रखिएगा, जब हम किसी भी एंगल को, किसी भी रोटेशन को जब हम लोग डिग्री में डिनोट करते हैं तो वो हमारा डिग्री सिस्टम। लेकिन जब उसको हम लोग रेडियन में डिनोट करेंगे तो वो हमारा रेडियन सिस्टम। ये तो ठीक है कि रेडियन में डिनोट करेंगे तो रेडियन सिस्टम, लेकिन पता तो चले कि रेडियन होता क्या है, पता तो चले कि डिग्री होती क्या है। जब तक आपको रेडियन का मतलब नहीं पता चलेगा कि कैसे बना रेडियन, जब तक आपको डिग्री नहीं पता चलेगा कि कैसे बना डिग्री, तब तक आप नहीं समझ सकते कि ये हमारा क्या होती है। चलिए पहले हम लोग डिग्री और रेडियन को समझते हैं। आइए, डिग्री जनरली क्या होती है बोरे? डिग्री को कैसे बनाया गया है, कैसे फॉर्म किया गया है, उसको समझते हैं। देखिए, डिग्री का फॉर्मेशन कुछ इस प्रकार से हुआ है कि अगर कोई एक रे है और उस रे के परपेंडिकुलर अगर कोई दूसरा रे अगर आ जाए, एक रे और दूसरा रे के परपेंडिकुलर अगर कोई रे आ जाए, उस स्थिति में इन दोनों के बीच में जो एंगल फॉर्म होती है उसको 90 डिग्री बोला गया है और फिर इसका नाम रखा गया राइट एंगल। ध्यान रखिए क्या बोले हम। डिग्री सिस्टम में कहा जाता है कि किसी एक रे के ठीक परपेंडिकुलर मतलब एक अगर ऐसे है, एक अगर ऐसे है तो इसके ठीक ऊपर में आकर के अगर इसको बैठा दो तो उस स्थिति में इन दोनों के बीच में जो एंगल फॉर्म होगा उस एंगल को हम लोग क्या कहेंगे? 90 डिग्री, और नाम क्या रखा जाएगा? राइट एंगल।
सही है। तो यहाँ इस डिग्री सिस्टम में बोला जाता है कि राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री, राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री। अब इस 90 डिग्री को हम क्या करेंगे, 90 इक्वल पार्ट्स में सब डिवाइड कर देंगे, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, ऐसे ही हम 90 इक्वल पार्ट्स में जब इनको डिवाइड कर देंगे तो उनका एक जो पार्ट्स आपको मिलेगा उसको हम लोग डिग्री कहेंगे। 90 इक्वल पार्ट्स में जब बांटेगा तो उसका एक पार्ट्स क्या कहलाएगा, डिग्री कहलाएगा। अब अगर कहीं पे आपको 1 डिग्री मिल जाए, उनको भी आप सब डिवाइड कर सकते हो। 1 डिग्री को जब आप 60 टुकड़ा करोगे तो जो मिलेगा उसको हम लोग कहेंगे 1 मिनट। 60 टुकड़ा करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये। उसके बाद इनको भी आप टुकड़ा करो तो आपको मिलेगा 60 सेकेंड। सही है। तो ये हमारा होता है। आगे आइए, डिग्री और मिनट के बारे में हमको समझ में आ गया। 60 मिनट का मतलब 1 डिग्री, 1 मिनट का मतलब 60 सेकेंड, ये तो समझ में आ रहा होगा। अब आइए सर्कुलर सिस्टम क्या होता है, रेडियन सिस्टम कैसे बना उसको समझते हैं। रेडियन का फॉर्मेशन कुछ इस प्रकार से हुआ। उन्होंने बोला कि अगर कोई सर्किल आपके पास है और ये सर्किल का सेंटर है तो ये इनका रेडियस होगा। तो जितना आपके पास रेडियस है, जितना बड़ा, देखिए मान लीजिए किसी सर्किल का रेडियस आर है, तो अगर रेडियस आर है तो जितना रेडियस है उसी लेंथ का मतलब अगर यहाँ से यहाँ का लेंथ अगर आर है तो उतना ही लंबा लेंथ आप यहाँ पे ले लो। मान लो ये भी आपका आर होगा। ऐसे में रेडियस आर और ये हमारा ये भी आर। अब इसके वजह से यहाँ पे जो आपका एंगल फॉर्म होगा, इस एंगल को हम लोग कहेंगे 1 रेडियन। देखिए रेडियन कैसे बना समझिएगा कि जितना बड़ा रेडियस उतना ही बड़ा, अगर हम आर्क लेते हैं तो उस आर्क की वजह से सेंटर पे जो एंगल फॉर्म होता है दैट एंगल इज कॉल्ड रेडियन। उतना दैट एंगल इज कॉल्ड रेडियन। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा कि जितना बड़ा रेडियस उतना ही बड़ा अगर आप आर्क लेते हो तो उस आर्क की वजह से सेंटर पे जो एंगल फॉर्म होती है दैट एंगल इज कॉल्ड रेडियन। ठीक है, तो ये हमारा 1 रेडियन होगा। अब ये 1 रेडियन तो समझ में आ गया। ये जो रेडियन होती है ना, इन रेडियन और ये जो आर्क आप देख पा रहे हो, इन आर्क को आगे चल करके हम डिनोट करेंगे L से, और ये हमारा रेडियस है। तो आर्क, रेडियस और इस रेडियन के बीच में जो एंगल फार्मूला होती है, रिलेशन होता है, वो हमारा होता है थीटा इज इक्वल टू L बाई आर। इनको भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक ना। थीटा इज इक्वल टू L बाई आर होगा। यहाँ पे थीटा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो हमारा थीटा है यानी कि ये जो एंगल आप देख रहे हो, ये एंगल हमारा रेडियन में होगा। ये एंगल रेडियन में होगा, ये कभी भी डिग्री में नहीं होगा। डिग्री में आप कन्वर्ट करना चाहो उसका भी हम तरीका बताते हैं कि डिग्री और रेडियन के बीच में एक रिलेशन होता है, उसको भी आप लोग लिख ही लो। रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। क्या रिलेशन होता है? रिलेशन ये होता है कि अगर आप डिग्री में 180 डिग्री लिखते हो, जिस समय आप डिग्री में 180 कहते हो, ठीक उसी समय रेडियन में इसको पाई बोला जाता है। मतलब 180 डिग्री का मतलब पाई होता है। अगर 180 डिग्री का मतलब पाई होगा बउआरे, तो 1 डिग्री का मतलब कितना? तो 1 डिग्री का मतलब पाई बाई 180। याद रखिएगा। अब इसको अगर उल्टा सोचो तो अगर पाई रेडियन का मतलब 180 डिग्री, तो 1 रेडियन का मतलब कितना? तो 1 रेडियन का मतलब पाई नीचे आएगा 180 डिग्री बट्टे पाई। इस बात को भी आप ध्यान रखिए। तो कुल मिलाकर के हम आपको क्या बता रहे हैं? हम बता रहे हैं कि 1 डिग्री का मतलब पाई बट्टे 180 और 1 रेडियन का मतलब 180 बाई पाई। सही है। अब थोड़ी सी बातें और कर लेते हैं, इधर ध्यान दीजिए। थोड़ी सी बातें ये कि कभी कभी आपको अगर बुक में मिलता है 30 डिग्री, अगर इनको रेडियन में एक्सप्रेस करना हो तो कैसे करेंगे? 45 डिग्री, आपको 60 डिग्री बताना हो, 90 डिग्री बताना हो, तो फिर कैसे बताएंगे? कोई बात नहीं, आपको 30 डिग्री बताना ना, तो जैसे ही हम आप 30 डिग्री लिखते हैं तो डिग्री को किससे बदलना है? रेडियन में। तो वहाँ पे आप क्या कर दोगे कि डिग्री को रेडियन में बदलना है, तो 30 इंटू 1 डिग्री कर लीजिए, और 1 डिग्री का वैल्यू कितना? पाई बाय 180, तो आप इसको पाई बाय 180 कर लो। 30 बाई 6 से डिवाइड होगा तो आप 6 कर लो, तो ये पाई बाय 6 हो गया। ऐसे ही 45 को करोगे तो 45 इंटू में पाई बाय 180 करोगे,
ये देखिए 4 चौके 16, 4 पंचे 20, तो ये हमारा 4 के बराबर होगा तो π/4 हो जाएगी। ऐसे ही 60 डिग्री को लिखोगे तो 60 इंटू π/180 करो, अगर इनको डिवाइड करते हो तो π/3 होगा। 90 को 90 इंटू π/180 करो, कट के कितना होगा बुआरे, π/2। तो याद रखो जिस समय हम बोलते हैं 30 डिग्री उसी समय वो रेडियन में π/6 कहलाता है, 45 डिग्री π/4 कहलाता है, 60 डिग्री π/3 कहलाता है और 90 डिग्री π/2 कहलाता है। और फिर 180 का मतलब क्या होता है बोरे, पाई डिग्री। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सब चीज़ याद रहेगा। एक बार फिर से पूरी कहानी को समझिए। एंगल जो हम आपको अभी समझा रहे हैं उसको दो तरीके से हम लोग मेजर करते हैं, डिग्री में और रेडियन में। जब हम लोग डिग्री में मेजर करते हैं तो हमें समझना होगा कि डिग्री का मतलब क्या होता है। डिग्री का निर्माण कैसे हुआ, तो किसी एक रे के परपेंडिकुलर अगर कोई दूसरा रे लेते हैं तो ऐसा माना जाता है कि एक रे के परपेंडिकुलर दूसरा रे लेने पे ये 90 भागों में इनका वैल्यू 90 डिग्री होता है और नाम रखा जाता है राइट एंगल। इस राइट एंगल का मतलब अगर 90 डिग्री होता है तो इसको हम जब तोड़ते जाते हैं 90 इक्वल पार्ट से बांटेंगे तो एक पार्ट्स हमारा 1 डिग्री कहलाएगा। और इस 1 डिग्री को मिनट में बोला जाता है 60 मिनट और 1 मिनट को बोला जाता है 60 सेकेंड। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। आइए समझते हैं हम लोग रेडियन को। रेडियन के बारे में हम आपको बताएं कि ये जो आप देख पा रहे हैं एक सर्किल, इस सर्किल का अपना एक रेडियस होती है। तो याद रखें कि जितना बड़ा रेडियस होता है उतना ही लेंथ का अगर हम कोई आर्क लेते हैं तो उस आर्क की वजह से सेंटर पे जो एंगल फॉर्म होती है उस एंगल को हम लोग रेडियन कहते हैं। एक बार फिर से समझिए क्या बोले कि जितना बड़ा रेडियस, उसी रेडियस का अगर कोई आर्क लिया जाए तो इस आर्क की वजह से सेंटर पे जो एंगल फॉर्म होगा दैट एंगल इज कॉल्ड रेडियन। इस एंगल, इस आर्क और फिर इस रेडियस के बीच में रिलेशन होती है थीटा इज इक्वल टू L/R। ये L हमारा आर्क है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद इस रेडियन और डिग्री के बीच में एक रिलेशन होती है, उस रिलेशन को हम कुछ इस प्रकार से लिखते हैं कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई। तो यहाँ से चूँकि 180 का मतलब पाई होती है तो 1 डिग्री का मतलब π/180। अगर 1 रेडियन पूछा जाए तो 1 रेडियन का मतलब 180 डिग्री बाई पाई, याद रहेगा। अगर इसी फॉर्मूला को ध्यान में रखें तो यहाँ पे 30 डिग्री का मतलब π/6 होगा, 45 डिग्री का मतलब π/4 होगा, 60 डिग्री का मतलब π/3 होगा और 90 डिग्री का मतलब π/2 होगा। देखिए आपको बहुत डिटेल में जाकर के पूरी त्रिकोणमिति पढ़ाई नहीं करनी है, क्योंकि आप मैथमेटिकल टूल्स समझना चाह रहे हैं तो आपको बस चीज़ों को फार्मूला को फॉर्मुलेट करते जाना है, उसको समझते जाना है। और जब फिजिक्स में इसका उपयोग करेंगे, जब इसका यूज़ करेंगे फिजिक्स में